हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो नॉलेज विद आर्यन में। तो जैसे कि गाइस आप लोगों को आपको वीडियो का थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आईबीपीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाली है कि जो आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो होता क्या है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ चाहिए होती हैं, चयन, इसका सिलेक्शन कैसे होता है, सैलरी क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें हम जानते हैं कि आईबीपीएस है क्या चीज़। क्योंकि आईबीपीएस बेसिकली क्या होता है कि जो हर साल अगर आईबीपीएस की अगर हम बात करें तो हर साल भारत में 15 लाख से ज़्यादा छात्र जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम देते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में आईबीपीएस क्लरिकल और अफसर पोस्ट के लिए भर्ती परीक्षा होती है। बैंकिंग क्षेत्र के बारे में जो लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उन्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होता है। तो चलिए वीडियो के बारे में आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि आईबीपीएस है क्या चीज़। क्योंकि इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आईबीपीएस और एसबीआई एक अलग प्रोसेस होता है। क्योंकि एसबीआई अपने अलग वैकेंसी निकालता है और आईबीपीएस अलग अपनी वैकेंसी निकालते हैं। तो जानते हैं कि आईबीपीएस है क्या चीज़। तो आईबीपीएस की फुल फॉर्म तो जो होती है वो है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होती है। आईबीपीएस बैंक के कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एक संस्था है। इस बैंकिंग इसे बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था के माध्यम से आप भारत में की 19 सार्वजनिक बैंकों के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लिए अलग से परीक्षा का आयोजन करती है। इसके माध्यम से भारत में 19 सार्वजनिक बैंकों का चयन किया जाता है। इसमें अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें अफसर और क्लरिकल दोनों तरह के एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं वो अफसर और क्लरिकल के होते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्लरिकल समझ के आप ये मत सोचिए कि क्लरिकल कोई छोटी पोस्ट होगी या कोई नॉर्मल सी कोई पोस्ट होगी जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती होगी, या कोई बेकार सी पोस्ट होगी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादातर स्टाफ क्लरिकल ही मिलता है। जो लोग आपसे डॉक्यूमेंट का लेन देन, चेक का लेन देन, टोकन बनाना या टोकन बांटना, अकाउंट खुलवाने जैसे काम में मदद करते हैं, वे सब क्लरिकल लेवल के ही अंतर्गत आते हैं। इस जॉब को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, आपने देखा भी होगा, वो सभी क्लरिकल पोस्ट के अंदर ही आते हैं। अब जानते हैं कि आईबीपीएस की फुल फॉर्म। तो जैसे कि इसकी फुल फॉर्म अभी बताई थी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन, यानी कि इस होता है, यानी कि इसको अगर हिंदी में अगर हम बताएं तो वो होता है बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1975 में हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बाई चांस ये क्वेश्चन जीएस में भी आ जाता है कि आईबीपीएस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब इसकी योग्यता के बारे में अगर हम बात करें कि जो आईबीपीएस के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं, तो आईबीपीएस जो एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टूडेंट्स आईबीपीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईबीपीएस की योग्यता के बारे में हम जान लेते हैं कि जब आप आईबीपीएस का जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए आईबीपीएस के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उनके पास। तो सबसे पहली चीज़ है कि उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। आप चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, आप एलिजिबल माने जाएंगे। ये नहीं कि आप कोई स्पेशल सब्जेक्ट से ही आपको ग्रेजुएशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होने चाहिए बस। और आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम देने के लिए कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपने 10वीं या 12वीं के लेवल पर कंप्यूटर एक विषय की तरह पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि जैसे कि कुछ स्कूल्स में होता है कि जो एक सब्जेक्ट की तरह, जो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट होता है वो एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ते हैं वो, तो वो भी एलिजिबल माने जाते हैं। और ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल माने जाओगे। अगर 50% से कम नंबर आते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं डाल पाओगे। हालांकि इसके बैंकों के अलग अलग नियम होते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो क्योंकि इसमें एक बैंक नहीं होती है, इसमें कई सारी बैंक्स के लिए इसमें एग्ज़ाम होते हैं।
तो जब भी ये फॉर्म आए इसका, तो इसका नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि कहीं कोई चेंजमेंट तो नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर चेंजमेंट होती रहती है। अब इसकी जो हम एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो इसकी एज लिमिट है 20 साल से 30 साल, यानी कि कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 30 साल। और क्लरिकल पोस्ट के लिए अगर हम बात करें, तो उसकी अधिकतम उम्र जो होती है वो है 28 वर्ष। अ, आरक्षित वर्ग उम्मीदवारों को 3 से 10 साल तक की छूट मिलती है, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ओबीसी वालों के लिए 3 साल, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल और विकलांगों के लिए 10 साल। आप जिस स्टेट में नियुक्ति की प्राथमिकता से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ की राजभाषा लिखने पढ़ने और बोलने में समर्थ होने चाहिए। क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें तीनों चीज़ें ऑप्शन आते हैं कि आप जो जो लैंग्वेज आपको आती हैं, तो वो तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। चाहे जैसे अगर आपने हिंदी लिखा हुआ है कि हाँ, तो आपको हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना भी आना चाहिए। और अगर आपने इंग्लिश भी लिखा है साथ में, तो इंग्लिश आपको पढ़ना लिखना बोलना भी आना चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी होती है कि ये नहीं कि आपने ये छोड़ दिया या वो छोड़ दिया। जो भी आपको आता है वो तीनों चीज़ ही आनी चाहिए। अब क्योंकि अब इसकी जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो आवेदन की प्रक्रिया होती है, वो बहुत ही सिंपल होती है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आईबीपीएस की तरफ से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है, वो आप या तो ऑनलाइन देख लीजिए, जब वो नोटिफिकेशन आए तो या तो ऑनलाइन देख लीजिए, या फिर कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स होती हैं, अगर आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो उन मैगजीन को आप देखिएगा। या फिर न्यूज़पेपर और आईबीपीएस की वेबसाइट से भी आप पता कर सकते हैं कि जो प्रक्रिया है इसकी क्या क्या है, कैसे फिल करना है। और आपको जो आवेदन करना है वो इसका ऑनलाइन ही आवेदन होता है, जो कि आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर ही अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और फॉर्म और जो भी जानकारी मांगी जाती है उसे भरकर आप सबमिट कर दें। क्योंकि उसमें जब आप वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें मांगी जाएगी, और जो भी आप चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंट में आप उसमें लगाएं, तो वो वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट लगा दिए तो वो नहीं माने जाएंगे, वो आपकी ही गलती मानी जाएगी, और आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वो सही तरह से ही होने चाहिए। और फिर उसके बाद आपकी फ़ीस फिल की जाती है। तो इस तरीके से आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो पूरी सावधानी रखें, और सबमिट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया है सही, उसमें सारे डिटेल्स आपने सही फिल की हैं या नहीं। और एक बार सेंटर चुन लेने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते। यानी कि सपोज आपने कोई सेंटर चुना अपने आसपास का या कहीं का भी, और फिर बाद में आपने सोचा कि नहीं अब हम वहाँ पे रहेंगे जाके, तो हम फिर चेंज कर लेंगे सेंटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय एक बार जो आपने अपना सेंटर डाला है वही सेंटर रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। और रही बात फ़ीस भरने की, तो फ़ीस भरने के लिए बहुत सारे तरीके हैं इसमें। चाहे तो आप डेबिट कार्ड से भरिए, चाहे क्रेडिट कार्ड से, चाहे नेट बैंकिंग से, आप किसी भी तरीके से आप इसमें फ़ीस फिल करवा सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि एक तो ये सबसे पहले आती है बैंक के ही एग्ज़ाम है, तो अब सारे जो तरीके हैं वो देते हैं कि आप किसी भी तरीके से फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो आईबीपीएस के अंतर्गत जो परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन सा सवाल होता है कि आईबीपीएस के अंदर कौन कौन सी परीक्षाएं आती हैं, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि आईबीपीएस की तरफ से दोस्तों बैंक पीओ के एग्ज़ाम होता है, क्लरिकल का एग्ज़ाम होता है, और आरआरबी। ये आरआरबी वो रेलवे वाला नहीं है, ये रूरल वाला आरआरबी है। इसमें आईबीपीएस आरआरबी के नाम से जानते हैं इसको। और एसओ का भी एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस एसओ लेवल का एग्ज़ाम कराती है। आप अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे और फीस भी अलग अलग ही रहेगी। आप ये मत सोचिए कि आपकी फ़ीस सेम रहेगी, फ़ीस भी अलग अलग हो सकती है। अब इसमें जो पोस्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पीओ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसके जो पैटर्न होता है उसमें 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रारंभिक, यानी कि प्रीलिम्स, जिसको प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम कहते हैं। सेकंड होता है मुख्य परीक्षा, जिसको हम मेंस एग्ज़ाम कहते हैं। थर्ड होता है साक्षात्कार, यानी कि इसमें भी इंटरव्यू होता है। और अब इसके जो पैटर्न है उसको आप थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि कैसे क्या होता है, कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ये पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर का ही होता है, 100 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसमें 30 क्वांटिटिव, इसमें इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि इसमें 3
सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन लिए जाते हैं। सबसे पहला होता है इंग्लिश, सेकंड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और थर्ड होता है रीजनिंग, जिसमें इंग्लिश से 30 क्वेश्चन लिए जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन लिए जाते हैं। इस तरीके से 100 क्वेश्चन बन जाते हैं ये। और आपको ये जो एग्ज़ाम पूरा करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय दिया जाता है कि आपको 1 घंटे में आपको ये अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। और अगर कोई गलत जवाब अगर आप देते हैं तो आपके 1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। और हर सेक्शन में मिनिमम कट ऑफ लाने की उम्मीदवार ही अगले राउंड में जाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो IBPS या बैंकिंग सेक्टर से कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका होता है तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, अब 60 और 100 तो आप खुद ही देखिए कि 40 मिनट का गैप आ रहा है। तो इसलिए इसका जो जो जब एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन तो एक एक उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आपको इतनी ही देर में आपको एक सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। यानी कि सपोज इसमें 3 दिए गए हैं, या जैसे कि इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, तो इनको 3 पोर्शन में आप बांट दिया जाता है कि ये 3-3 पोर्शन में बांट दिए। फिर उतना फिक्स टाइम आपको कर दिया जाता है कि इस फिक्स टाइम में आपको ये इतना सॉल्व करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो पार्ट उतना सा हट जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपका फिर नया पार्ट खुल के रह जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही टाइम, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो टाइम पता नहीं चलता कब निकल गया। ठीक है दोस्तों, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 157 इसमें 157 प्रश्न होते हैं और 155 ऑब्जेक्टिव 2 लेखन से जुड़े होते हैं। यानी कि इसमें टोटल क्वेश्चन 157 होते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप 155 होते हैं, जिसमें 2 रिटन से संबंधित होते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो कुल 225 नंबर का होता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 3.5 घंटे का समय दिया जाता है। अगर कोई जवाब गलत हो तो आपको 0.25 नंबर काट लिया जाता है, जो कि पहले भी बताया था। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सेक्शन में 45 क्वेश्चंस होते हैं और ये सेक्शन 60 नंबर का होता है और इसमें 60 मिनट का ही समय दिया जाता है। अंग्रेजी और डेटा एनालिसिस के सेक्शन में 35-35 प्रश्न होते हैं। इसके लिए क्रमशः आपको 40 और 60 नंबर मिलते हैं, यानी कि इंग्लिश में आपको 40 और डेटा एनालिसिस में 60 नंबर मिलते हैं। और 40 और 45 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि इंग्लिश के लिए 40 मिनट का और डेटा एनालिसिस के लिए 45 मिनट का समय दिया जाता है। अगला सेक्शन होता है जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग का। इसके लिए 40 प्रश्न 40 नंबर का और 40 प्रश्न होते हैं 40 नंबर के, और जो समय रखा जाता है वो होता है 35 मिनट का। यानी कि जनरल इकोनॉमी और जो बैंकिंग होता है वो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 नंबर के और 35 मिनट का उसमें समय दिया जाता है। इसके बाद आता है अंग्रेजी का सेक्शन। इसमें एक निबंध और पत्र लिखना होता है। ये सेक्शन 25 नंबर का होता है। इसके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 30 मिनट का। अब बात, जब आप ये मेंस को जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में आपको ये CBT क्लियर करके ही जाना होता है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में होता क्या है। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा बात करने के बाद इंटरव्यू देना होता है। ये 100 नंबर का होता है और इसमें सामान्य वर्ग को 40% और अन्य वर्ग को 35% नंबर लाना ज़रूरी होता है। यानी कि जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें आपको जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको 40%, कम से कम 40% नंबर लाने होते हैं, और जो OBC या SC ST के होते हैं उनको उनको कम से कम 35% नंबर लाना होता है। हालांकि इसमें पूछे जाने वाले सवालों का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वो कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं। क्योंकि ये जो इंटरव्यू होता है वो वर्बली होता है, मौखिक होता है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो अ, जब आपने UPSC की वीडियो देखी होंगी या कहीं पे भी वीडियो देखा होगा आपने, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, वो कोई पैटर्न उनका निर्धारित नहीं होता है कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें फिर भी इसमें क्या कहते हैं, जो पूछा जाता है वो होता है जैसे पर्सनैलिटी आपकी चेक की जाती है, आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है, बैंकिंग के बारे में आपका कितना ज्ञान है,
बातचीत करने का तरीका आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप संयम, धैर्य और नम्रता के साथ जवाब दें। यानी कि जब वो आपसे कोई भी सवाल पूछें तो ये नहीं कि हड़बड़ाहट में जवाब दे रहे हैं, और आप उनके सवालों को सुनिए, फिर थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में, फिर आप बड़ी शांति से और बड़ी विनम्रता के साथ उनका जवाब दें। अगर कोई जवाब आपको ना पता हो तो गलत या आधी अधूरी बात ना बताएं, उससे आपका ही इंप्रेशन गलत होगा, ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि आप उनसे मना कर दीजिए कि नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, या प्लीज़ सॉरी, मुझे इसका जवाब नहीं पता है, या मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। सीधी सी बात है, पता नहीं है ये मत बोलिएगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी, ये बोल दीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इंटरव्यू हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। एग्ज़ाम और इंटरव्यू के नंबर में 80 और 20 का के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाती है। यानी कि एग्ज़ाम जो होता है वो होता है 80, और जो इंटरव्यू का जो रेशियो होता है वो होता है 20। तो इससे 80 और 20 के रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसमें फ़ीस क्या होती है। इसमें फ़ीस जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, जो पीओ की फ़ीस होती है जनरल कैटेगरी की, वो होती है 850, यानी कि 850 रुपये। और अन्य उम्मीदवार चाहे वो जिसमें SC ST या OBC आते हैं, उनकी फ़ीस होती है 175 रुपये, यानी कि 175 रुपीज़। अब बात करते हैं IBPS क्लर्क एग्ज़ाम पैटर्न की। जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होता है। इसमें सिर्फ 2 चरण होते हैं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि जैसे पीओ में इंटरव्यू होता है लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। और बाकी इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, वो सेम टू सेम पीओ के एग्ज़ाम की तरह ही होता है। कोई चेंजमेंट नहीं है उसमें। सब्जेक्ट भी वही आते हैं, और नंबर की कटिंग जो माइनस मार्किंग होती है वो भी सेम ही है, 0.25 के हिसाब से। अब बात करते हैं जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या आएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, इसमें 190 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में कुल 160 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, और गलत जवाब पर सीधी सी बात है 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। 1/4 नंबर काटा जाता है आपका। यानी कि जैसे आपके 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं और एक क्वेश्चन आपका सही है, तो 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन आपका चला जाएगा। और पहला सेक्शन में जो इसके जो सेक्शंस होते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं, तो पहले सेक्शन में आता है जनरल फाइनेंशियल ओवर अवेयरनेस, और इसमें 50 प्रश्न होते हैं। ये सेक्शन 50 नंबर का होता है, इसलिए इसके लिए 35 मिनट दिए जाते हैं। अगला सेक्शन आता है इंग्लिश इंग्लिश का। इसमें 40 प्रश्न होते हैं 40 नंबर के, जिसके लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद आता है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सेक्शन। इसमें 50 सवाल होते हैं, और जिसमें आपके 60 नंबर होते हैं, यानी कि जो 60 नंबर का होता है, और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। और चौथा सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं और कुल 50 नंबर के, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। दोनों एग्ज़ाम का रिजल्ट के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, इसलिए जो भी लिस्ट बनेगी आपकी, जो भी सिलेक्शन होगा, वो दोनों एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट बनकर ही होता है। इसकी अगर हम फीस की बात करें क्लर्क की, तो IBPS क्लर्क की अगर हम फीस की बात करें, तो जनरल कैटेगरी की 600 रुपये होती है, और अन्य उम्मीदवार चाहे SC ST OBC की 100 रुपये होती है। अब RRB की बात करें, IBPS RRB एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि RRB ये रेलवे के सम मतलब रेलवे से अकॉर्डिंग होगा ये, या रेलवे से रिलेटेड होगा। नहीं, ये रेलवे से रिलेटेड नहीं है ये। इसकी फुल फॉर्म होती है IBPS रीजनल रूरल बैंक्स एग्ज़ाम। इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल रूरल बैंक एग्ज़ाम्स। इस एग्ज़ाम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में भर्ती की जाती है। इसमें भी ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट दोनों तरह की पोस्ट के लिए चयन होता है। यदि आप असिस्टेंट ग्रेड के लिए आवेदन करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से गुजरना होता है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए इन दोनों राउंड के बाद इंटरव्यू क्लियर करना होता है, जबकि ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए सिंगल लेवल एग्ज़ाम और इंटरव्यू देना होता है। RRB जो एग्ज़ाम होता है, RRB एग्ज़ाम में हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है।
अब क्लरिकल की अगर हम बात करें, यानी कि जो रूरल वाला, जो रीजनल रूरल बैंक के जो पोस्ट्स होती हैं, उनमें जो एज लिमिट रखी गई है वो सभी में अलग अलग रखी गई है। अगर हम क्लरिकल की बात करें, जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, तो उनकी जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल और अधिकतम से अधिकतम 28 साल। और बाकी जो रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो तो मिलती ही है, वो साथ में वो सभी में मिलती है। और ऑफिस स्केल 1 के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी कम से कम एज 18 साल और अधिकतम से अधिकतम 30 साल। और ऑफिसर स्केल सेक 2 की अगर हम बात करें तो इनकी कम से कम 21 और अधिक से अधिक 32 साल। और ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो कम से कम 21 और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए। और इन सभी में जो छूट मिलती है एज की, वो जो रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग जो मिलती है वो वही मिलती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो ले सकते हैं वो। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो मेंस का जो सॉरी आरआरबी का जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40-40 प्रश्न होते हैं। ये 80 नंबर का पेपर होता है। इसके लिए 45 मिनट का समय रखा जाता है, यानी कि 80 नंबर का पेपर होता है, 45 मिनट का समय दिया जाता है। और अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें, जो मेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के 40-40 प्रश्न होते हैं। भाषा में आप हिंदी या इंग्लिश का विकल्प चुन सकते हैं। जो लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आप इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी चुन सकते हैं। ये पेपर आपका 200 नंबर का होता है और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। यानी कि 4 सब्जेक्ट होते हैं न्यूमेरिकल जो दे रखे हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज और कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों में 40-40 प्रश्न होते हैं। इस तरीके से पेपर बन जाता है आपका 200 नंबर का। तो और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 2 घंटे का। अब इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसकी फ़ीस जनरल कैटेगरी की 800 रुपये और SC ST या OBC की 175 रुपये। अब IBPS SO के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो SO का फुल फॉर्म ही पहले जान लेते हैं। SO का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ऑफिसर। इस एग्ज़ाम से IT ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती की जाती है। इन सब के लिए अलग योग्यता होती हैं। जैसे लॉ ऑफिसर के लिए LLB, राजभाषा अधिकारी के लिए हिंदी पोस्ट में ग्रेजुएशन होना। और एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है इनका। आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। इस एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा 20 से 30 वर्ष होती है। इसमें भी नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान। अब बात करते हैं IBPS SO एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो स्पेशल ऑफिसर होती है। इस एग्ज़ाम में IT ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर जैसे पदों की पर भर्ती की जाती है। और इनका जो योग्यता होती है वो भी अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम लॉ ऑफिसर की अगर हम बात करें तो वो LLB होने चाहिए, और राजभाषा अधिकारी के लिए अगर हम बात करें तो वो हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए। और साथ ही साथ इनका एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा सा अलग होता है। आप इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसमें दे देता हूँ इसकी। अगर हम इस एग्ज़ाम के लिए अगर हम एज की बात करें तो इसमें जो एज लिमिट है वो कम से कम 20 साल से अधिकतम 30 साल होती है। और जो इसमें छूट का जो प्रावधान होता है वो तो आपको पहले से ही बता दिया है, जो सरकार के नियमानुसार होता है वो छूट का प्रावधान आपको पूरा मिलता है। अब इसकी जो फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये और जो अन्य उम्मीदवार हैं जैसे कि SC ST या OBC उनके लिए 175 रुपये। अब इसमें जो IBPS बैंक जो होती है, सॉरी हाँ, IBPS जो एग्ज़ाम होता है, ये इसके अंदर कौन कौन सी बैंक्स आती हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि SBI का जो फॉर्म निकलते हैं वो सभी को पता है। अगर किसी को कैनरा बैंक में जाना हो या किसी और बैंक में जाना हो तो वो वहाँ पे कैसे पहुँचते हैं, तो उसके लिए यही IBPS एग्ज़ाम कराती है। अब देख लीजिए IBPS में कौन कौन से बैंक्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक,
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक। कहने को सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक अब मर्ज हो चुके हैं, इसमें कई सारे बैंक जो है वो मर्ज हो चुके हैं, फिर भी मैंने अलग अलग लिख दिए हैं ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पहले ये ऐसे ही होते थे, अब चेंज हो गए हैं, क्योंकि जो काफ़ी सारे बैंक हैं वो मर्ज कर दिए गए हैं, एक ही में कर दिए गए हैं। हम ग्रामीण बैंकों के बारे में अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे पहले आता है कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यवर्त बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, एमपी ग्रामीण बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक जैसे नाम आते हैं। यानी कि आप जब गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपने जो ग्रामीण बैंक अगर आपने देखी है तो वो आईबीपीएस के अंतर्गत ही उसकी भर्तियाँ होती हैं और उसी से ही उसका सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो जो कि इनकी सैलरी इनके रैंक वाइज डिसाइड होती है, उनकी पोस्ट वाइज डिसाइड होती है। अगर हम आईबीपीएस एसओ की अगर हम बात करें तो जिसकी सैलरी होती है 38,000 से लेकर 39,000 रुपये तक, और अगर हम पीओ की बात करें तो उसकी सैलरी होती है 42,000 से लेकर 43,000 रुपये तक। और आईबीपीएस आरआरबी सीनियर ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उसकी सैलरी होती है 38,000 रुपये से लेकर 44,000 रुपये तक। तो अब ये तो हो गया सैलरी। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप पहले जो भी अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं जिस भी पोस्ट के लिए, सबसे पहले तो उसका सिलेबस और उसकी एलिजिबिलिटी को आप अच्छे से चेक कर लें कि उसका सिलेबस क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी गई है, क्योंकि हर एग्ज़ाम की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है और उसका अलग सिलेबस होता है। अब ये चेक करने के बाद फिर आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें। दूसरे का टाइम टेबल मत लीजिएगा क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाते हैं, आपको अपने हिसाब से बनाना होगा जिसको आप फॉलो कर सकें। इससे क्या होगा कि आप एक हर सब्जेक्ट को आप एक अलग से टाइम दे पाएंगे और उसकी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और साथ ही साथ अच्छी तैयारी के लिए आपको रेगुलर रिवीजन करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका रिवीजन करने का टाइम भी आपको मिल जाएगा उसमें, क्योंकि अगर आप सही टाइम टेबल बनाएंगे तो उससे उससे क्या होगा कि आप जो पेपर को पास करने के जो बहुत करीब पहुंच जाएंगे आप। और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, जो पिछले क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको आप ज़रूर हल कीजिएगा, जिससे कि आप पेपर का लेवल जान सकें कि इसका पेपर का लास्ट ईयर का क्या लेवल था और हमारी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और साथ ही साथ जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में मैंने देखा है, स्पेशली ऑनलाइन एग्ज़ाम में, उसमें क्या होता है कि जैसे वो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर के सामने बैठना है, वो आसपास बात नहीं कर सकते हैं किसी से, वहाँ पे पूरा शांति का माहौल रहता है, तो उनकी नज़र रहती है लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो उनकी जो पलकें होती हैं वो भारी होने लगती हैं, यानी कि उनको नींद आने लगती है। और ये सब इसी वजह से होता है कि वो तैयारी में इतने मगन हो जाते हैं या इतने खो जाते हैं अपनी तैयारी में कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना छोड़ देते हैं। यानी कि अपनी नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, डाइट अच्छी नहीं रखते हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या एग्ज़ाम देते टाइम उन्हें नींद आती है। तो दोस्तों अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा जिससे कि आपको पेपर टाइम में कोई भी परेशानी ना हो। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत सी किताबें आती हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, जैसे काफ़ी सारी किताबें आती हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप सबसे पहले उसका रिजल्ट या लास्ट ईयर का क्या रिजल्ट था या उसमें कितने सेलेक्ट हुए थे, कैसा सिलेक्शन रहा था, उसका रेशियो, इन सभी को आप चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ अच्छे कोचिंग सेंटर ऐसे होते हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनको वो डिस्काउंट भी देते हैं, तो ये भी आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पे ऐसा कुछ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोचिंग सेंटर ऐसा देता हो, ये किसी कुछ ही देते हैं ये। तो अब बात करते हैं कि आईबीपीएस एग्ज़ाम के बाद करियर ऑप्शन क्या है। तो इसके बाद जो करियर ऑप्शन है वो भर्ती, जब आप आईबीपीएस एग्ज़ाम भर्ती के एग्ज़ाम आयोजित करती है, अगर आप इनको क्लियर करके कोई भी पद पा सकते हैं, जैसे कि पीओ, स्पेशल ऑफिसर, ग्रामीण बैंक क्लर्क, ग्रामीण बैंक पीओ, ग्रामीण बैंक ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, लॉ ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये पोस्ट के लिए आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से पूछे जाते हैं, कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए योग्यता बहुत ही सिंपल है कि आपको सबसे पहले तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपको बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और कैंडिडेट को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग छूट मिलती है वो तो मिलेगी ही साथ में। अब बात करते हैं कि क्या आईबीपीएस एक सरकारी नौकरी है। तो इसका आंसर है जी हाँ, आईबीपीएस एक सरकारी नौकरी है, जो कि जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक सरकारी स्वामित्व वाली बैंक कर्मियों की भर्ती एजेंसी है।
जिसका सरकारी स्वामित्व वाले युवा बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट की भर्ती और नियुक्ति को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से ही शुरू किया गया था। तो ये था आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी IBPS से रिलेटेड एग्ज़ाम की पूरी जानकारी देने की हमने जो कोशिश की है वो सफल हुई होगी। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप कोई सुझाव या शिकायत हो तो वो भी हमें हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जिसको हम और बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो IBPS एग्ज़ाम क्या है पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने इसमें लाइक इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस जानकारी से अनजान ना रह जाएं, उनको भी ये जानकारी पता चले कि IBPS एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे उसके लिए प्रोसेस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, उनको भी एक जानकारी मिलनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज विद आर्यन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।